नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम सबसे पहले आज जो लास्ट ईयर जो हमने देखा कि जूनियर अकाउंटेंट का जब भी लास्ट जो पेपर हुआ था साइंस का, कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और उनका क्या सॉल्यूशन है। तो एक बार मैं पहले आपको ये पूरा यहाँ पे आपको एक-एक करके सारे जो क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। जैसे कि पता है कि साइंस के हमसे जो टोटल है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? और वो सारे जो हम देखेंगे अभी सब हमारे सिलेबस में से ही हैं। हम एक-एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण माध्यम X से दूसरे माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, तो प्रकाश की आपतित किरण और माध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला कौन होगा? अब आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? इसने पूछा कि कोई भी प्रकाश की किरण है, सपोज करो ये माध्यम अपना X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से अपन एक अवलंब मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, सपोज अपवर्तन होता तो हमारे पास क्या कंडीशन थी? अपवर्तन होता तो हमारे पास कंडीशन थी कि ये यदि सघन है और ये विरल है, ठीक है? तो हमें पता है कि जब भी प्रकाश की किरण क्या होगा, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अवलंब से थोड़ा-सा दूर हटेगी। और ठीक है, और जब भी क्या होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अवलंब के थोड़ा पास आएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पर अपवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात प्रकाश की किरण है वो सीधी गई, उसका अपवर्तन नहीं हुआ। इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन में प्रकाश की किरण का क्या हुआ है, गमन हुआ है। अब जब प्रकाश की किरण सीधे गई है, क्यों? क्योंकि अपवर्तन नहीं हुआ। अपवर्तन होता तो वो क्या होता, अवलंब से या तो दूर हटती या फिर अवलंब के पास आती, ठीक है? तो आपतित किरण यानी कि ये आपतित किरण और ये माध्यम बाई की सतह यानी कि ये माध्यम बाई की सतह, इनके बीच का हमको क्या बताना था, एंगल बताना था। ये एंगल यहाँ पे हमको क्लियरली डिफाइन हो रहा है, कितना है, 90 डिग्री, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा 90। समझ में आया कैसे कि अपवर्तन नहीं होना है, अपवर्तन नहीं होगा दैट मीन्स कि प्रकाश क्या होगा, अपना सीधी रेखा में गमन किया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो इन्होंने कहा कि इस जो आपतित किरण है और ये जो माध्यम की सतह है, इसके मध्य बनने वाला कोण ये कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन हमें पता होना चाहिए। सुदूर संवेदन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी प्रोसेस के बारे में उससे बिना संपर्क में आए उसके बारे में जानना, ठीक है? अब हम कैसे जानेंगे, सैटेलाइट्स के माध्यम से, ठीक है? तो इसमें जो सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाला सक्रिय संवेदक, अब ये सुदूर संवेदन है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब है कि जो भी इक्विपमेंट है वो खुद अपने पास से विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो उस वस्तु के पास भेजे और उसके बारे में क्या करे, जानकारी ले। तो इसमें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं सक्रिय के अंदर, ठीक है? और निष्क्रिय वाला है वो क्या करता है, जो सूर्य है यानी कि सौर प्रकाश, उसी का क्या करता है, उपयोग करता है। जैसे हमको पता है क्या होता है कि सूर्य सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी धरती पर आती है, तो पृथ्वी पर कुछ तो अवशोषित हो जाती है और जो अन्य है, मतलब कि इस तरीके से यहाँ से अपनी सूर्य की किरणें आ रही हैं यहाँ पर, तो ये कुछ तो पृथ्वी पर अवशोषित हो जाएंगी, ठीक है? और जो शेष है वो क्या होता है, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से कहाँ चली जाती हैं, वायुमंडल में। तो अब ये जो इंफ्रारेड किरणें हैं, इनको किसके माध्यम, सैटेलाइट है वो क्या करता है, इनको ग्रहण करता है और सैटेलाइट क्या करता है, इमेज बना के जो अपने पृथ्वी पर वैज्ञानिक मतलब बैठे हुए हैं, वो अपने कंप्यूटर पर उन इमेजों को देखते हैं और उनके माध्यम से क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आप,
अपने 4 एग्जाम्पल, इसमें जो 4 ऑप्शन है, एक तो है रडार, एक है उपग्रह फोटोग्राफी। अच्छा, कई बार ना हमको हिंदी के ऑप्शन समझ में नहीं आए तो हमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना। तो कई जो वर्ड हैं, यदि आपको, जैसे इसमें है आवेश युग्मित युक्ति, और यदि आप इसको यहाँ पे देखेंगे चार्ज कपल डिवाइस, तो आपको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन होगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से कुछ मतलब जो ऑप्शंस है वो यदि आपको हिंदी में समझ में ना आए तो उन्हें इंग्लिश में ज़रूर देख लिया करें। एक हो गया रेडियोमीटर। तो ये जो तीनों डिवाइस है ना, ये अपना निष्क्रिय में आती है। और ये जो रडार होता है, ये क्या करता है, खुद अपनी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो भेजता है और उसके माध्यम से क्या करता है, इमेज को प्राप्त करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये सक्रिय का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया सुदूर संवेदन क्या होता है और इसके दोनों प्रकार क्या होते हैं और दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की अल्पता कारक, यानी कि यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है? तो इसके हमने एक तो रिकेट्स, हमको अच्छे से पता है कि रिकेट्स है विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, ठीक है, ना कि प्रोटीन की वजह से। इस कर भी हमने बहुत अच्छे से ये भी पढ़ा है, ये विटामिन सी की वजह से होता है। यदि विटामिन सी की हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी वजह से इस कर भी होता है। क्वाशिकोरकर जी, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब प्रोटीन की अल्पता के दो चीज हैं, आप ये दो यहाँ पे देख लीजिए। एक तो है क्वाशियोरकर और एक हम पढ़ेंगे मरासमस। इन दोनों में क्या फर्क है, देखो, सिर्फ यदि प्रोटीन की कमी है तो क्या होगा, क्वाशियोरकर होगा, ठीक है। और यदि प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की भी कमी है, प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की भी कमी होने पर क्या होगा, मरासमस, ठीक है। तो ये दोनों हमको पता होना चाहिए। केराटीनिया ये होता है, केराटीन नहीं होता अपने जो नाखून और बालों में पाया जाता है, हमने केराटीन जो सुना है, ये वो है केराटीनिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाशियोरकर। अगला क्वेश्चन है, सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है। यहाँ पर हमको जो हमारा चैप्टर दे रखा है, जब हम सिलेबस में देखेंगे तो एक पादप चैप्टर है, और उस पादप में भी हम जो आगे जो हम पढ़ेंगे ना, तो हमें 3-4 चीजें ही पढ़नी है, मक्का, चना, चावल, गेहूं, ठीक है, और एक बाजरा। लगभग ये 5 फसलें हैं ना, ये ही हमें मेन पढ़नी है। इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि इनका क्या क्या तो तापमान, यानी कि क्या क्या तो किस किस दशा में ये हमारे यहाँ होती है, क्या इनका तापमान रहता है, किस प्रकार की फसल है, ये रबी है या फिर खरीफ है या फिर जायद, जो भी है वो हमें देखना है। इसके अलावा हमें देखना है कि ये कहाँ पर किस राज्य में सबसे ज्यादा है उत्पादन जो है इनका, यानी कि राजस्थान हमारा कौन से नंबर पर है। इसके अलावा हम इनके देखेंगे कि इन जो फसलें हैं इनकी जो किस्म कौन कौन सी फेमस है। जैसे हमने चावल में सुना होगा, बासमती सुना होगा बहुत ज्यादा। इसी तरीके से जो सोनालिका, मालविका, कल्याण, ये जो सारी हैं, ये सब गेहूं की फसल है, ठीक है। गेहूं की क्या है, ये एक तरीके से किस्म है, ठीक है। तो इसमें समझाने का ऐसा कुछ है नहीं, ये अपन को सीधे समझना है बस। ये आ गया अगला क्वेश्चन कि भौतिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो हम दो परिवर्तन देखते हैं, एक तो देखते हैं भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज, और एक हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक का मतलब होता है कि वो परिवर्तन जब भी होगा, एक हमको नया उत्पाद प्राप्त नहीं होगा भौतिक में, ठीक है। भौतिक में हमको कोई भी नया उत्पाद प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, अस्थाई होता है। कैसे, मैंने कहा कि मेरे पास बर्फ है, उस बर्फ को मैंने क्या किया, गर्म किया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। मैंने उसको अगेन और गर्म किया, तो मैंने देखा वो बाष्प बन के धीरे धीरे क्या होता है, उड़ जाता है। बाद में मैंने बाष्प को क्या किया, दोबारा से कम टेम्परेचर पे क्या किया,
संघनित किया तो वो दोबारा क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी को मैंने क्या किया, जमाने रख दिया, यानी कि उसको और ठंडा रखने के लिए उसका टेम्परेचर कम करती जाऊंगी, तो मैं क्या देखूंगी कि वो दोबारा क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यानी कि एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में परिवर्तित तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्थायी है, यानी कि पानी एक बार बन गया तो वो बर्फ नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। एक बार बर्फ से पानी बना तो दोबारा हम क्या करेंगे, पानी से यानी कि लिक्विड फॉर्म से हम उसे अगेन सॉलिड फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हमको एक नया उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, और ये स्थायी होता है। इसके अलावा हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या है, हमारा अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय। तो भौतिक परिवर्तन हमारा उत्क्रमणीय होता है, यानी कि दोनों दिशाओं में चलता है। और जो रासायनिक परिवर्तन है वो हमारा अनुत्क्रमणीय होता है, इस तरीके से। अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय पता चला कि अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से वापस अभिकारक बन सकता है, ये क्या होती है, उत्क्रमणीय क्रियाएं होती है। और अनुत्क्रमणीय में क्या होता है कि अभिकारक से हम क्या करते हैं, एक नया उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कार्बन का जलना, दूध से दही का बनना। आप एक बार दूध से दही बना लो, आफ्टर देन आप सोचो आप दही से वापस दूध बना सकते हो क्या, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ 4 ऑप्शन देखते हैं। इन 4 ऑप्शन में हमको डायरेक्ट ये ऑप्शन बर्फ का पिघलना दिख रहा है। ठीक है, बाकी का हम एक बार ये सारे डिस्कस कर लेते हैं। कोयले के जलना, ठीक है, यानी कि मैं कार्बन को क्या करूं, जला दूं, CO2 मुझे यहाँ प्राप्त हो गई। अब मैं वापस CO2 से C प्राप्त कर सकती हूँ, नहीं ना। भोजन का पाचन, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो सूर्य जो अपने पादप होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना जो खाना जो बनाते हैं उसको, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं ना। तो इन जो तीनों हैं, ये तीनों किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के। सिर्फ बर्फ का पिघलना यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये होता क्या है। देखो देखो एंटीजन क्या होता है, हमने सुना होगा ना, हम कई बार वैक्सीन लगवाते हैं, टीका बचपन में। तो टीका क्या होता है, एक तरीके से कि जिस रोग से वो टीका, यानी कि जिस रोग से बचाव के लिए हम वो टीका लगा रहे हैं, तो उस टीके के अंदर क्या होगा, उस रोग के विषाणु को ही हम क्या करते हैं, कोई भी सूक्ष्म जो विषाणु है उसको हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर क्या करवा देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बीटा कोशिका होती है जिनको हम बीटा लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एंटीजन होगा ना, एंटीजन एक प्रकार से बाह्य, हम मतलब क्या करते हैं, बाहर से हम इसको बॉडी के अंदर प्रवेश कराते हैं। कोई भी क्या होगा, सूक्ष्म विषाणु होगा जिसको हम बॉडी के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। ठीक है, और क्यों करा रहे हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो बीटा लिम्फोसाइट्स जो कोशिका है, ये उनको बोलेगा कि भाई तुम इस रोग से लड़ने के लिए क्या करो, डेवलप करो, क्या प्रतिरक्षा डेवलप करो। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षा इनको डेवलप कराने के लिए जो बीटा लिम्फोसाइट्स कोशिका है ना, इनको क्या करेगा, प्रेषित करेगा। ठीक है, ये वर्ड अपन को याद रखना है कि एंटीजन क्या होता है। अब एंटीबॉडी क्या हो गया, ये प्रोटीन हो गया। कैसे कि जो बीटा लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं ये विशेष प्रकार से उस रोग से लड़ने के लिए अब क्या करेंगी, अपने आप को डेवलप कर लेंगी। तो ये क्या बन जाएंगी, प्रतिरक्षी, यानी कि ये एक प्रकार का प्रोटीन बन गया। तो समझ में आया, एंटीजन हम बाहर से भेजते हैं और एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन प्रेरित करता है एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए। और जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो वो उस रोग से क्या होता है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपने एक बार उस विषाणु को भेजा, ठीक है, अंदर,
सपोज करो आपने कोई भी टीका लगवाया, फॉर एग्जाम्पल आपने उसका टीका लगवाया, अ, हमने लगवाया निमोनिया के अंदर, ठीक है। अब होगा क्या कि जब भी हमने उसको भेजा तो हमारी जो प्रतिरक्षी है वो एक बार डेवलप हो गई एंटीबॉडी। अब बाद में हमारे शरीर में जब भी उस तरीके का कोई भी प्रतिजन होगा उत्पन्न, तो वो क्या करेंगी, जो प्रतिरक्षी है हमारी एंटीबॉडी है वो उसके खिलाफ क्या करेंगी, लड़ाई करेंगी और उस क्या करेंगी, उस रोग को, उस विषाणु को टोटली खत्म कर देंगी, ठीक है। तो ये होता है एंटीजन और एंटीबॉडी। अब हमारे जो हम देखेंगे रक्त ग्रुप, उसमें हम देखते हैं 4 तरीके का, ए बी और ओ, ठीक है। तो इनमें आप ये याद कर लीजिए, बिल्कुल बहुत ईजी है। मैं यहाँ लिखती हूँ एंटीजन और इधर लिख देती हूँ एंटीबॉडी, ठीक है। देखो सिंपल है, ए के अंदर एंटीजन होगा ए, ठीक है। बी के अंदर क्या होगा, बी, कुछ करना ही नहीं है। ए बी के अंदर ए और बी, और ओ के अंदर कुछ नहीं, ठीक है। अब एंटीबॉडी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। ए के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, बी, ठीक है। बी के अंदर क्या होगी, ए, ठीक है। ए बी के अंदर क्या होगी, कुछ नहीं, और ओ के अंदर क्या होगी, ए और बी दोनों, ठीक है। ये हमको एक सारणी याद कर लेनी है। आप इसको एक या दो बार बनाएंगे आपको इजीली याद हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि प्रतिरक्षी ए बी के अंदर है, तो आप देखो ए बी के अंदर प्रतिरक्षी आपको नजर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना, तो नाइदर एंटी ए और नॉर एंटी बी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ए बी रक्त समूह है इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही, अर्थात ये सभी जितने भी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं उन सबसे क्या कर सकता है, रक्त ग्रहण कर सकता है। ये ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, ओ से भी कर सकता है। लेकिन ओ है उसको हम सर्वदाता बोलते हैं, कि ये सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। वर्डों से ही हमको पता चल रहा है कैसे किस तरीके से, ये जब हम रक्त वाली जब सीरीज पढ़ेंगे उसके अंदर हम पूरा इसको बताएंगे, ठीक है। अभी आपको जब एंटीजन और एंटीबॉडी है ये क्लियर कर लेना है, आप इसको एक दो बार बनाइएगा आपको याद हो जाएगा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा रामदेव मिश्रा, ठीक है। यदि इकोलॉजी मतलब सिर्फ पारिस्थितिकी के जनक पूछते तो कौन हो जाता, अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ना कि सिर्फ फादर ऑफ इकोलॉजी, ये क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है। तो इंडियन इकोलॉजी के कौन है, रामदेव मिश्रा। ये क्वेश्चन देखिए, हमें दो यहाँ पर कथन दिए हैं, ठीक है। एक परिवर्तन ए दिया है, एक परिवर्तन बी दिया है, हम दोनों को देखते हैं। पहला परिवर्तन है सॉरी, अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन करके बायोगैस का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। बायोगैस यानी कि गोबर गैस जो हमारी बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक तरीके से जो अपशिष्ट है उस अपशिष्ट का क्या किया, कुछ जंतुओं ने पाचन करके क्या बना दिया, गोबर गैस यानी कि बायोगैस बना दी। आप खुद सोचिए कि बायोगैस एक बार बन गई, अपशिष्टों का पाचन हो गया, ठीक है। अब क्या बायोगैस से हम दोबारा वो अपशिष्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। तो यानी कि ये किस तरीके की प्रक्रिया हो गई, ये हमारी कैसा चेंज हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि एक नया उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, बायोगैस, ठीक है। दूसरा कि अब वो बायोगैस क्या हुआ, ईंधन के रूप में जल रही है, ठीक है। अब इस बायोगैस को हमने क्या किया, ईंधन के रूप में जला दिया। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। तो यानी कि दोनों ही हमारे कथन ए और बी दोनों में ही क्या हो रहा है, हमको नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो कथन ए और जो प्रक्रिया बी है दोनों ही क्या होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये डायरेक्ट आपसे ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल या सब्जी में पाया जाता है, तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए, टमाटर, ठीक है। टमाटर के अंदर क्या होता है, लाइकोपीन वर्णक होता है।
सेम क्वेश्चन की कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन, ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में ये वर्ड दे रखे हैं, पता है, डायरेक्ट इन वर्डों से ही क्वेश्चन पूछ लिया कि एपीकल्चर क्या होता है, यानी कि मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन। एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर यानी कि हम जो कृषक जो जितनी भी गतिविधियां करते हैं वो सब। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, जो हम बागवानी करते हैं उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर, ठीक है, रेशम कीट के पालन में। मियादी बुखार, अब देखो जैसे ये मियादी बुखार हमें समझ में नहीं आएगा, बट हम जैसे ही इसमें देखेंगे ना टाइफाइड फीवर, तो यहाँ से हम तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि कई बार जब टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आए तो आप इंग्लिश देख सकते हैं। तो मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है, ये हम सबको पता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है। देखो इसमें ग्रीन हाउस गैस आया, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के लिए जो गैसें जिम्मेदार होती हैं वो कौन सी गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। अब देखो ग्रीन हाउस गैस है ना, इनका ये क्या करती है, जो हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना उसको क्या करती है, उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो पृथ्वी पे यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगी तो पृथ्वी पर क्या जीना संभव होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में इतनी ठंडी है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस है ना, इनकी वजह से क्या होता है, निरंतर तापमान में वृद्धि होती रहती है। तो एक निश्चित यानी कि सर्टेन अमाउंट में तो ग्रीन हाउस गैसों का होना जरूरी है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस क्या है कि दिन प्रतिदिन हम इनके उत्सर्जन में क्या करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये लगातार बढ़ना नुकसानदायी है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, तो हम पढ़ते हैं CO2 हो गई हमारी, ठीक है, CH4 हो गई, मैथेन हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो हम CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये हो गई। इसके अलावा कौन सी हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, N2O, ठीक है। तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब आप खुद देखिए, इनमें से ये कह रहा है कि कृषि क्षेत्रों में, क्या कृषि क्षेत्र में CFC हमने पढ़ा था, जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो पृथ्वीतक के रूप में यूज होती है, ये किस तरीके से बनती है, ये मैंने बताया था आपको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की जब हम क्रिया कराते हैं किससे, HF से, तब हमको क्या प्राप्त होता है, CFC प्राप्त होती है, ठीक है। सेम सेम बात करते हैं हम CO2 की। CO2 हमको कैसे प्राप्त होता है, कि जब हम कार्बन को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है। मैथेन हमको पता है, मैथेन तो इन्होंने खुद ने क्वेश्चन में दे रखा है कि मीथेन हमको कृषि क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसको, मैथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, दलदली क्षेत्र जो होता है वहां पे होती है। और इसके अलावा अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा, N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी हमारे कृषि क्षेत्र में ही उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहीं से हमें इसका आंसर मिल गया। ये जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जो है, ये भी हमारा क्या होता है, जो हम वाहन वाहन वगैरह जो होते हैं उनमें जो पीछे से धुआं निकलता है, यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है, उसमें ये क्या रहता है, मेन इसका घटक रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं। देखो क्या होता है, जो एपीकल्चर हम देखते हैं ना, मधुमक्खी पालन, इसमें क्या होता है, तीन तरीके के टोटल जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना एक तरीके से, उसमें जो मधुमक्खी है उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उनके संगठन को। एक तो होती है उसमें रानी मक्खी, ठीक है। एक होते हैं उसमें नर मक्खी, और एक उसमें होते हैं श्रमिक। देखो याद रखना कि जो रानी मक्खी होगी ना वो हमेशा एक ही होगी, मतलब जो मधुमक्खी का एक जो छत्ता होगा उसके अंदर रानी मक्खी की जो हमेशा संख्या रहेगी ना वो एक ही रहेगी, ये बहुत बड़ी होती है आकार में, ठीक है। अब नर मक्खी क्या होता है,
जो रानी मक्खी के साथ निषेचन के लिए जो काम आएँगे, वो क्या होंगी? नर मक्खियाँ होंगी, ठीक है? और श्रमिक क्या होगा? अब उसके अलावा क्या होगा? जो भी बैग्स का हम जो निर्माण कर रहे हैं, शहद का निर्माण कर रहे हैं, ये सब जो काम है, ये सब किसके द्वारा किए जाएँगे? श्रमिक के द्वारा किए जाएँगे। और ये जो श्रमिक होती है ना, ये हमेशा बंध्य मादा होती है, ये बात हमको याद रखना है। यानी कि इसका आंसर है वो कौन-सा हो जाएगा हमारा? बंध्य मादा, स्टेरिलाइज़ फीमेल, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो श्रमिक है वो हमेशा ये होती है, तो ये आप याद रखिएगा कि अपना जो मधुमक्खी का वो है, उसके अंदर नर मक्खी ये क्या काम आती है? रानी मक्खी एक होती है और जो श्रमिक होंगे वो हमेशा कौन होंगी? बंध्य मादा होंगी। यानी कि जो निषेचन निषेचन के बाद जो हमको प्राप्त होंगे ना, उनके अंदर जितनी भी बंध्य मादा होंगी वो सब क्या होंगी? श्रमिक होंगी। सॉरी। मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है। देखिए, गुणसूत्रों की जो हम पढ़ते हैं 2 तरीके के देखते हैं हम, एक तो पढ़ते हैं ऑटोसोमल और एक होता है एनोसोमल। ये आप याद कर लीजिएगा, ये मैं आपको अभी यहीं पे लर्न करा देती हूँ, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है? इसको हम बोलेंगे अलिंगी विकार और इसको बोलेंगे लिंगीय विकार। हमें इतना तो पता है कि मानव के अंदर कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? अब ये जो 23वां जोड़ी यानी कि जो ये जो 23वां जोड़ी है, ये पुरुषों के अंदर तो क्या होता है? एक्स वाई और महिलाओं के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। और जो हमारा लिंग के लिए जो हमारा जो लास्ट में लिंग के लिए जो वैरी करता है वो 23वां गुणसूत्री करता है, जिसके आधार पे हम लिंग को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, हम बता पाते हैं कि ये पुरुष है या फिर महिला है, ठीक है? यदि एक्स वाई है तो वो कौन है? पुरुष है, और यदि महिलाएं है तो वो क्या होगा? उसके अंदर 23वां गुणसूत्र एक्स एक्स होगा। तो अब ये जो लिंगीय विकार है ना, इसमें हम 3 तरीके के देखते हैं, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसको आप याद कर लीजिए, JKT। मैं एक बार नई स्लाइड ले लेती हूँ। तो इधर मैं लिखती हूँ अलिंगी यानी कि ऑटोसोमल और इधर लिंगीय विकार यानी कि एनोसोमल। तो आप इसकी लिंगीय विकार है, इसकी ट्रिक बना लीजिए JKT। जे से है इसका जैकब, ठीक है? के से है क्लाइनफेल्टर और टी से है टर्नर। ये तीनों सिंड्रोम है, तीनों के आगे सिंड्रोम लगा लीजिएगा, ठीक है? अब होता क्या है? हमको साफ दिख रहा है कि ये क्या है? एनोसोमल है, यानी कि इसमें लिंगीय विकार है, यानी कि या तो एक्स एक्स में कोई विकार होगा या एक्स वाई में कोई विकार होगा, ठीक है? तो जो जेकब होता है ना, इसको हम आपराधी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ग्रसित जो भी व्यक्ति होता है ना, वो शुरू से ही कैसा होता है? आपराधिक प्रकृति का होता है, ठीक है? तो जेकब सिंड्रोम में क्या होगा? जो हमारा एक्स एक्स और जो एक्स वाई होता है ना, तो इसमें ये जो एक्स गुणसूत्र है ना, ये 3 हो जाते हैं, ठीक है? 2 की जगह, ये हमें याद रखना है, ठीक है? वहीं क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या होगा? जैकब के अंदर क्या होगा? ये एक्स बाई वाई ये 2 होंगे, ठीक है? क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या होगा? ये एक्स 3 होंगे, यानी कि जो एक्स गुणसूत्र है वो 2 होने चाहिए, उसकी जगह क्या हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, ठीक है? वहीं टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जो दूसरा गुणसूत्र होता है ना, एक्स के बाद जो वाई या फिर एक्स होता है, ये अनुपस्थित होता है, यानी कि एक्स 0 होता है। तो ये हमें तीनों चीजें याद होनी चाहिए। इसकी आप ट्रिक बना लीजिए JKT से, जैकब, क्लाइनफेल्टर और टर्नर। और होता क्या क्या है उसमें ये याद रखना है
इसमें बाई 2 आते हैं 1 की जगह, इसमें एक्स अपना एक और आ जाएगा और इसमें एक्स या बाई एक अनुपस्थित होगा, ठीक है। वहीं हम अलिंगीय की बात करेंगे, इसके अंदर भी हम 3 तरीके के देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था ना वो इसमें से ही था, ऑटोसोमल में से ही था, जो हम क्वेश्चन देख रहे थे अभी देखेंगे, वो था हमारा डाउन सिंड्रोम था। इसके अंदर भी डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एक होता है एडवर्ड, एक होता है क्राई टू चैट, ठीक है। देखो क्या क्या होता है, मैंने एक बार लिख दिया, मैं बताती हूँ। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, जो हमारा 21वां गुणसूत्र है ना, वो ट्राइसोमी हो जाएगा, यानी कि 2 की जगह उसमें क्या हो जाएंगे, एक और हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, ठीक है। एक और हो जाएगा, लेकिन वो कौन सा होगा, 21वां होगा, ये हमें याद रखना है। बटाऊ के अंदर क्या होगा, 13वां गुणसूत्र हमारा क्या हो जाएगा, सेम ट्राई। और वहीं एडवर्ड के अंदर क्या होगा, हमारा जो 18वां गुणसूत्र है ये क्या हो जाएगा, 3 बार होगा। और क्राई टू चैट, क्राई टू चैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रकार का जो भी बच्चा होता है इससे ग्रसित होता है वो बिल्ली की तरह रोता है, ठीक है। तो क्राई टू चैट में क्या होगा, जो हमारा 5वां गुणसूत्र है ये क्या होगा, अनुपस्थित होगा, ठीक है, यानी कि इसमें एक की क्या होगी, कमी होगी। तो ये बेकार है, ये हमें याद कर लेने हैं कि किसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा, मानव के अंदर डाउन सिंड्रोम का कारण है, तो वही कि क्रोमोसोम एक में एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, मैंने बताया ना ट्राई हो जाएगा, तो इससे डायरेक्ट हमारा आंसर मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है। जैविक खाद देखो होती क्या है, जैविक खाद का मतलब है ऑर्गेनिक जो हमारी खाद है, ये हमें कैसे प्राप्त होती है, ये हमें दो तरीके से प्राप्त होती है। एक तो देखो, कुछ तो होती है हमें जंतुओं से, जंतुओं से कैसे प्राप्त होती है, जैसे हम बोलते हैं जो हमारी गोबर खाद है, ठीक है। इसके अलावा जो केचुए बनाते हैं बर्मी कंपोस्ट, वो भी हमारी क्या है, जैविक खाद है, ठीक है। और पादपों से कैसे प्राप्त होती है, कि पादपों के जो भी अपशिष्ट होते हैं ना, जितने भी अपशिष्ट है वो सब क्या होता है, धरती में एक जगह इकट्ठे होके कुछ समय बाद सड़ गल के वो क्या करते हैं, एक तरीके की जो खाद हमारी बनती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, जैविक खाद बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस में आई है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इसमें हमें डायरेक्ट इसमें पूछा है कि ये मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जी बिल्कुल बढ़ाता है, ठीक है। यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है, ये गलत है। मैंने आपको बताया कि जो जैविक खाद है वो हमें दोनों से प्राप्त होती है, जंतुओं से भी प्राप्त होती है और पादप से भी प्राप्त होती है। तो ना सिर्फ जंतु पदार्थ बल्कि हमें पादप पदार्थों से भी ये प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा, और यही उन्होंने पूछा है, ठीक है। ये मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। मृदा की रचना को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, ठीक है। जो टेक्सचर ऑफ ऑयल जो सॉइल है उसको ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये सब काम जैविक खाद करती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें जैविक खाद जंतुओं के साथ साथ पादप पदार्थों से भी प्राप्त होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हल वाला कहलाता है। हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि केचुआ है ना, हम उसको किसानों का मित्र भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हम जंतु को हम किसानों का मित्र कहते हैं। तो इसका केचुआ आंसर है। क्यों होता है, देखो केचुआ क्या होता है, जो हमारी कृषि जमीन है ना उसमें ऊपर की साइड में अपना बिल बना के रहता है यहाँ पर। तो केचुआ क्या करता है कि मिट्टी को ही तो खाता है, और मिट्टी को खा के अपना क्या है, जो मल उत्सर्जित करता है ना, तो इसमें क्या है, ये बहुत तरीके के इसके अंदर जो हमारा मिट्टी की जो उर्वरकता को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, उन सब में क्या करता है, केचुए की ये जो मल है वो बहुत ज्यादा काम आती है। हम इसको बर्मी कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं, ठीक है।
केंचुए के द्वारा जो प्राप्त होती है, आप इसको याद रखना, उसको हम वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं, ठीक है। होती है जैविक खाद ही है, तो इसलिए हम जो केंचुआ है उसको प्राकृतिक हल वाला कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मिट्टी की क्या करता है, उर्वरकता को बढ़ाता है। और जो मिट्टी के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उन सब का क्या करता है, खाकर, यानी कि उनको खाकर अपना क्या करता है, जो मिट्टी की उर्वरकता है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, यानी कि जो सूक्ष्म मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो हमें केंचुए के मल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका केंचुआ हो जाएगा। किसानों का मित्र भी पूछा जाए तो वो भी यही हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि प्रथम टीका विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, एडवर्ड जेनर। जबकि ये जो टीकाकरण, ये जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया। इवन जो रेबीज का टीका है वो भी इनके द्वारा ही डेवलप किया गया था। कार जो लैंड स्टीनर है ये अपने ब्लड ग्रुप में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ये याद रखना है कि जो वैक्सीन है वो इन्होंने विकसित की, लेकिन जो टीकाकरण जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, लुइस पास्चर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक है, ये कोई विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी पौधा है, उस पौधे के अंदर क्या है, कोई भी वायरस आ गया है, ठीक है। अब ये अध्ययन करना चाह रहा है कि भाई मुझे उस वायरस का अध्ययन करना है, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का वो चयन नहीं करे, यानी कि अध्ययन करने के लिए वो कौन से पादप भाग को नहीं ले। तो हमको पता होगा कि जो पादप ऊतक है ना वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थाई, ठीक है, और एक होते हैं विभज्योतक। विभज्योतक का मतलब है जो अपना क्या करते रहते हैं, विभाजन करके नए नए ऊतक बनाते रहते हैं। अब आप खुद सोचो कि जो वायरस होगा वो पहले से ही पेड़ के अंदर है, ठीक है, तो जब नए पार्ट बनेंगे उनके अंदर तो वो होने से रहा, यानी कि विभज्य ऊतक के द्वारा जो भी पार्ट, जो हमारी नए ऊतक और जो सेल्स डेवलप होंगी, कोशिकाएं, उनके अंदर तो वो वायरस नहीं रहेगा ना। वो हमारा वायरस कहाँ पर होगा, स्थाई के अंदर होगा। हालांकि स्थाई को भी हम आगे दो पार्टों में बांटते हैं, सरल और जटिल में। ये हमारा जब हम पादप वाला पार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो हम, इसका मतलब है कि जो पादप ऊतक है उसे उसके जो विभज्य ऊतक वाला पार्ट है उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि विभज्य वाले में तो क्या है, नए नए दिन प्रतिदिन क्या होगा, ऊतक बनते जाएंगे, तो उनमें वो वायरस नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सूत अपेक्स। ये जो पार्ट है ना ये अपना विभज्य ऊतक का पार्ट है, और ये जो तीनों पार्ट है ये तीनों अपने स्थायी ऊतक वाले पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए उसे कौन से भाग का अध्ययन नहीं करना चाहिए, प्रोह अग्रक का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। अब देखो श्वसन होता क्या है, जो ग्लूकोज का हम ऑक्सीकरण करते हैं, मैं लिख देती हूँ C6H12O6, ठीक है। ये जो हमारा ग्लूकोज है इसका हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस हमको लगभग 280 किलो जूल के लगभग ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है श्वसन की प्रक्रिया में, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, H2O प्राप्त हो रहा है, O2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और साथ में हमको ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि दो प्रकार की जो अभिक्रिया रहती है उनमें एक तो रहती है ऊष्मा शोषी, यानी कि जो ऊष्मा का शोषण करती है, और एक होती है ऊष्मा छेपी, यानी कि जब वो प्रक्रिया हो जाएगी, उत्पाद बनेगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलेगी। यहाँ पर देखो लगभग 280 जो किलो जूल ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो यानी कि हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये क्या है, ऊष्मा छेपी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में मुख्यतः होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ये आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। सीएनजी के अंदर जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मैथेन होता है। वहीं हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में जो मुख्य घटक होगा वो क्या होगा, ब्यूटेन होगा,
ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो, जो अपने दर्पण होते हैं ना, मैंने उनमें आपको एक ट्रिक बताई थी, उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। हमें कोई भी चीज है वो यदि वास्तविकता में छोटी है और हमें उसको बड़े करके देखना है, तो हम हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दांतों का कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, यानी कि दांतों के जब भी हम कार्य करेंगे तो उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि दांत को हमें एक बड़े रूप में देख के उसका क्या करना है, उसमें प्रोसेसिंग करनी है। दाढ़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है। वहीं उत्तल दर्पण क्या करेगा, उत्तल दर्पण क्या करता है कि कोई भी जो वस्तु है, जो उसका वास्तविक आकार है, वो उससे छोटे आकार में हमें उसको दिखाता है। तो जब वाहनों के पश्च दृश्य, यानी कि वाहन जो ये है हमारा, इसमें ये जो साइड मिरर लगे रहते हैं, इसमें हमें पीछे जो वाहन आ रहा है हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। तो क्या हमें वो रियल आकार में दिखाई देती है, यानी कि जितनी बड़ी ये इमेज है उसको वो हमें छोटा करके इसमें दिखा पा रहा है ना, तभी तो इस शीशे के अंदर वो आ पा रही है। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए। समझ में आया? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा अपना, ये आप ट्रिक से याद कर लीजिए यदि आपको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है कि अवतल दर्पण क्या होगा, जो छोटा रूप है उसको बड़ा दिखाता है और ये बड़े को छोटे रूप में दिखा देता है। पारा धातु का मुख्य अयस्क है। ठीक है। हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था धातु और एक पढ़ा था अयस्क। सॉरी। अयस्क क्या होता है कि जो भी धातु हमें प्राप्त करनी है ना, उस धातु को हम जब प्राप्त करते हैं तो वो हमें, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी में हमको वो डायरेक्ट धातु मिल जाएगी। उस धातु के साथ क्या होता है, कुछ प्रकार की अशुद्धियां लगी रहती हैं। ठीक है। तो उन अशुद्धियों के सहित उस धातु को हम क्या बोल देते हैं, उसका अयस्क बोल देते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके से धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड, ये सारे क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। और इन अयस्कों का ही हम क्या करते हैं, धीरे धीरे निष्कर्षण, जो हम धातु निष्कर्षण देखते हैं उसकी प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये तो हमें ये चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पे किसका पूछा है, हमसे पारा का पूछा है। ठीक है। तो पारे का सिनेवार होता है HgS। ठीक है। ये अयस्क है। हेमेटाइट ये किसका होता है, लोहे का होता है। ठीक है। याद कर लेनी है, जैसे देखो लोहे के अयस्क हमको याद करने हैं, तो वो हमारे दो तीन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। ठीक है। एक जिंक का कई बार पूछ लिया जाता है, तो जिंक का याद करना है। जिंक का होता है जिंक ब्लेंड। ठीक है। एक हमसे कॉपर का बहुत बार पूछा जाता है। कॉपर, कॉपर का एक हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है। और एक हमसे कई बार पूछा जाता है एल्यूमिनियम का, पूछा जाता है। एल्यूमिनियम में हम देखते हैं बॉक्साइड। ठीक है। और एक होता है मेलामाइन। तो ये सब हमको याद करने हैं कि कौन कौन से धातुओं के कौन कौन से अयस्क है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु, ध्यान रखिएगा ये बात को, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि धातु और अधातु। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो एक ही धातु है अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, वो है अपना ब्रोमीन। वहीं हम धातु की बात करें कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा, Hg। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि हमसे पूछा क्या है, धातु पूछा है या अधातु पूछा है। ठीक है। तो इनका हमें याद करना है कि यदि वो धातु पूछे जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में, तो वो पारा हो जाएगा। अधातु पूछे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं। ठीक है। इनके मध्य रखी हुई वस्तु के मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो इसका आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कीजिए, 360 अपॉन जो भी यहाँ पे कोण, जैसे यहाँ पे लंबवत है तो 90 हो जाएगा,
यानी कि जो भी हमारा एंगल है वो और -1, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसमें पूछा गया है कि लंबवत रखे गई है, यानी कि 360। लंबवत का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनके मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, -1। 360 अपॉन 90 करेंगे तो 4, 4 - 1 यानी कि आंसर अपना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। यदि मैंने कहा होता कि दो समतल दर्पण जिनके मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो फिर उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 360 अपॉन क्या कर देंगे, 60 -1 यानी कि 6 -1, तो आंसर अपना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला याद कर लेना है, 360 अपॉन जो भी एंगल है वो और -1। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा, देखो क्या होती है विद्युत ऊर्जा, ई, ई बराबर होता है क्या, पीटी। अब पी क्या है यहाँ पर, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति को हम किस में नापते हैं, किलोवाट। और समय को हम किस में बांटेंगे, घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो ये डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला अप्लाइड क्वेश्चन है। ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि सभी जो जितनी भी हमारे अंदर सिलेबस के अंदर दे रखी है ना, जैसे विद्युत धारा दे रखी है, तो इन सब की हमें जो कॉमर्शियल जो इनकी यूनिट है ना, वो सबकी याद रखनी है। जैसे मैंने बताया था विद्युत धारा की, उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या थी, एम्पियर। ठीक है, विभव, विभव की मैंने बताई थी आपको वोल्ट। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं, ओम के अंदर। ठीक है, तो ये सब कॉमर्शियल जो यूनिट है वो हमें सबकी जो हमारे सिलेबस में है वो सबकी याद करनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो हमारा पेपर है वो सॉल्व हुआ। तो आपने देखा इसमें जो क्वेश्चन थे ना, इनमें से हम देखें लगभग, जैसे हम अपना आकलन करें तो इसमें लगभग मैंने देखा कि जो 10 क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट फैक्चुअल थे। फैक्चुअल मतलब कि इसका आविष्कार किसने किया, किसको इसका जनक माना जाता है। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, मतलब इनमें हमको डायरेक्ट कुछ समझना ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन थे वो जरूर इसमें इस तरीके के थे जिनको हमें सोचना पड़ेगा। बाकी के सारे क्वेश्चन जो हमने देखे वो नॉर्मल सिलेबस के अंदर से ही थे और डायरेक्ट ही पूछे गए थे। तो आप साइंस के अंदर आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। हमने इसके लिए क्लास भी हमारी शुरू कर दी है, आप उन्हें संडे से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप साइंस को इस तरीके से हमने ये पेपर को सॉल्व किया, आप एक बार इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।